हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल मेल लीड शाय को दिखाया जाता है जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट रिप्लेस करवाने गई थी क्योंकि वह फट गया था और मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि जब यह ठीक हो जाएगा तो मैं 10-10 को अडॉप्ट कर पाऊंगी जो ऑर्फनेज में रहती है क्योंकि मेरे हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। इतने में एम्प्लॉय शिया से कहने लगती है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, क्या आपको पता नहीं है कि फेक डॉक्यूमेंट रखना इलीगल है। जो सुनकर शिया के तो होश उड़ जाते हैं कि शायद आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। मैं और मेरे हस्बैंड पुई एंटिंग 5 साल से शादीशुदा हैं, आप दोबारा चेक कीजिए। एम्प्लॉय कहने लगती है कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, आप हमारे सिस्टम में चेक कर सकती हैं, आप सिंगल हैं और जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं वह शादीशुदा है। जो सुनकर शियाई के तो होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वह किससे मैरिड है। एम्प्लॉय बताती है कि उसका नाम टैंगलिंग है, जिसे सुनकर शाई तो हैरान हो जाती है कि ये तो फुई एंटिंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। उसने तो कहा था कि वह बस पास्ट है और तुम प्रेजेंट और फ्यूचर। शायद तो सदमे में ही आ जाती है कि वह ग्रैंड शादी और परफेक्ट कपल सब फेक था। वह उदास मन से घर पहुंचती है तो देखती है कि सेक्रेटरी और फुई एंटिंग बातें कर रहे हैं। सेक्रेटरी कहने लगता है कि 5 साल हो गए, क्या आप अभी भी अपनी वाइफ को लीगल स्टेटस देने के बारे में नहीं सोच रहे। तो फुई एंटिंग कहने लगता है कि अभी नहीं, वह बस मेरे लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो सेक्रेटरी कहने लगता है कि अगर वह प्रोटेक्शन आपको छोड़कर चली गई तो क्या आपको इस बात का डर नहीं है। फुई एंटिंग कहने लगता है कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है, वैसे भी वह अपनी अरेंज मैरिज छोड़कर मेरे पास आई थी, अपनी फैमिली को भी त्याग कर। जो सुनकर शाई को और ज्यादा दुख होता है। 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शाई अपने अरेंज मैरिज को तोड़ देती है और कहने लगती है कि मैं सिर्फ फुई एंटिंग से ही शादी करूंगी। तो उसकी फैमिली उसे समझाने की कोशिश करती है कि जाओ सीजिन, तुम्हारे लिए बेस्ट है, वह हमारे स्टेटस से भी मैच करता है। तो शाई उनसे कहने लगती है कि मैं बस फुई एंटिंग से ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। जिसे सुनकर फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह खींचकर उसके थप्पड़ मार देते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शाई गुस्से में वहां से जाने लगती है तभी फादर को हार्ट अटैक आ जाता है। मदर उससे कहने लगती है कि देखना तुम बहुत पछताओगी उसे चुनकर। पर शाई उन सभी को इग्नोर कर वहां से चली जाती है और फुई एंटिंग के पास पहुंचती है। फुई एंटिंग उसे इम्प्रेस करने के लिए एक स्टार का नाम उसके नाम पर रख देता है और प्रॉमिस करता है कि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं बस तुमसे ही प्यार करूंगा। करंट पे शायद सोचती है कि मैं हार गई, मम्मी पापा आप बिल्कुल सही थे, मैंने गलत इंसान चुन लिया। और शाओ सीजन को कॉल कर पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सीजन तो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो पहले से शादीशुदा हो ना। तो शाय कहने लगती है कि तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम शादी करोगे या नहीं। सीजन कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आना चाहती हो। शायद तो एम्बेरस हो जाती है और कहने लगती है कि चलो छोड़ो, सोचना मैंने कभी भी तुमसे ये नहीं कहा। पर शीजिन तो शादी के लिए तैयार ही बैठा था। वह फटाफट कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। 4 दिन के बाद सिविल कोर्ट आना और जो नहीं आया वह बहुत बड़ा डरपोक होगा, मैं सारी तैयारी कर रखूंगा। और कॉल कट कर देता है जो देखकर शाय को हंसी आ जाती है कि यह अभी भी बच्चा ही है और वहां से उठकर जाने लगती है। तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वह गिर जाती है जो फौरन फुई एंटिंग देख लेता है और उसके पास आकर उसकी केयर करते हुए कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना। तो शाय कहने लगती है कि मैं फिसल गई। तभी वहां पर सर्वेंट आ जाती है। फुई एंटिंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम कर क्या रही थी, यहाँ पर इतनी फिसलन हो रही है, तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तभी शाय कहने लगती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही वीक फील कर रही थी। फुई आंटी उसे गोद में उठाकर ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। शाय ये देखकर सोचने लगती है कि इतना ज्यादा मुझसे प्यार करने वाला मुझे धोखा कैसे दे सकता है, क्या मैं गलत सोच रही हूँ, क्या मैं फिर से ट्राई करूं। और फुई एंटिंग से कहने लगती है कि मेरा मैरिज सर्टिफिकेट फट गया है, क्या हम कल उसे जाकर रिप्लेस करवा लें, क्योंकि मैं 10-10 को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। जो सुनकर फुई एंटिंग की तो हवाइयां उड़ जाती है और वह उसे गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब लॉयर संभाल लेगा और वहां से चला जाता है। शाय ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है कि मतलब तुम्हारा प्यार झूठा था, ये रिश्ता ही पूरा झूठा है। तभी उसे कॉल आती है जो उसे बताती है कि जो स्टार आपके नाम पर रखा गया था मिस्टर फू के द्वारा, वह 5 दिन के अंदर गिरने वाला है। जिसे सुनकर
शायद तो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद भगवान को भी यही मंजूर है, हमारा रिश्ता स्टार के नाम से ही स्टार्ट हुआ था और एंड भी यहीं पर हो रहा है। नेक्स्ट डे शाय को ऑर्फनेज से कॉल आता है कि टेंटन को कोई और कपल अडॉप्ट करना चाहता है जिसे मिस्टर फू बहुत ज्यादा पसंद करते थे। शाय ऑर्फनेज की तरफ निकलती है और वहां पर देखती है कि फू यांटिंग, टैंगलिंग और उसकी मदर पहले से वहां पर आए हुए हैं। टैंगलिंग फू यांटिंग से कहने लगती है कि तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि हमारी डॉटर को कोई और कपल अडॉप्ट कर रहा है, वह किसी और को मॉम डैड बोलेगी। फू यांटिंग की मॉम भी फू यांटिंग से कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी ग्रैंड डॉटर सिर्फ हमारे पास आए, ना कि किसी और के पास जाए। अगर वह कहीं और चली गई तो मैं भी मर जाऊंगी। फू यांटिंग कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, वह सिर्फ फू फैमिली में ही आएगी। तो मॉम कहने लगती है कि तुम जल्दी से शाई को डिवोर्स देकर टैंगली को मेरी डॉटर इन लॉ बना दो, तभी हम हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। ये सब सुनकर शाई को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह सोचने लगती है कि तभी मॉम ने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा मेरी कमियां ही निकालती रहती थी, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपने दिमाग में किसी और को डॉटर इन लॉ बना रखा था। वह उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करती थी और सर्वेंट की तरह उसे ट्रीट करती थी। उनका फैमिली ड्रामा देखकर शायद तो फुली तरीके से डिसाइड कर लेती है कि मैं तुम्हें अच्छे से छोड़ कर ही रहूंगी और वहां से चली जाती है। वहीं टैंगलिंग फू यांटिंग से कहने लगती है कि तुम जल्दी से शाओ जियाओ को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो, जिससे हम हैप्पीली रह सकें। पर फू यांटिंग उसे गुस्से में कहने लगता है कि तुम भूलो मत कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें ओवरसीज लोगों से बुली होने से बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं है। मिसेस फू के स्टेटस के अलावा तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा, भूलना मत। टैंगलिंग भी बेचारी बनते हुए कहने लगती है कि मुझे पता है कि मैं शाय की जगह नहीं ले सकती। वहीं शाय ऑर्फनेज वार्डन के पास पहुंचती है तो वह उसे टेंटन की फाइल दिखाती है। टेंटन का डेट ऑफ बर्थ देखकर तो शाय हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो वही डेट है जिस दिन फू यांटिंग ने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर शाय स्टार्स को देख रही थी, तभी वहां पर फू यांटिंग आ जाता है और शाय से पूछने लगता है कि तुम क्या देख रही हो। तो शाय कहने लगती है कि मुझे स्टार्स को देखना बहुत ज्यादा पसंद है, वह मुझे मेरी ही तरह अकेले नजर आते हैं। तो फू यांटिंग उसे रिंग दिखाते हुए कहने लगता है कि अब तुम अकेली नहीं हो और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शाय ये देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी फू यांटिंग को टैंगलिंग का मैसेज आता है कि तुम्हारी बेटी हुई है, माँ और बेटी दोनों ही हेल्थी हैं, जिसे सुनकर फू यांटिंग फौरन शाय को बहाना देकर निकल जाता है कि कंपनी में जरूरी काम आ गया है, तुम रेस्ट करो। शाय तो हैरान हो जाती है कि ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है। करंट पे शाय को अब जाकर समझ आता है कि उस दिन फू यांटिंग इतनी जल्दीबाजी में क्यों निकला। तभी वार्डन शाय से पूछने लगती है कि क्या आप टेंटन को अडॉप्ट करना चाहते हो। तो शाय उसे मना कर देती है और कहने लगती है कि आप किसी और को इनकी फाइल दे सकते हैं। तभी वहां पर फू यांटिंग आ जाता है और गुस्से में शाय से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किसी और को अडॉप्शन के लिए देने की, ये कल्ला तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तभी शाय उससे कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी किसके साथ हुई, टैंगलिंग के साथ। तो फू यांटिंग अपनी जवान में लगाम लगाता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो पता है कि मुझे टेंटन कितनी ज्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ कि वह मेरे घर जाए, वह कितनी अच्छी लड़की है। तो टैंगलिंग भी कहने लगती है कि टेंटन बहुत ज्यादा ओबीडियंट गर्ल है, अगर वह तुम्हारे घर जाएगी तो तुम अपनी खुशनसीबी समझो। जिसे सुनकर शाय कहने लगती है तो तुम ही क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती। फू यांटिंग कहने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, टैंगलिंग अभी तक अनमैरिड है तो वह किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकती। और उल्टा शाय को ही सुनाने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा कोल्ड हार्टेड बन गई हो, तभी तुम आज तक माँ नहीं बन पाए। जिसे सुनकर शाय तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि सब तुम्हारी गलती थी और अब तुम मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मिसेस फू शाय को ताने दे रही थी कि 5 साल हो गए तुम मुझे एक बच्चा भी नहीं दे पाई, तुम तो बाज ही रह गई, अगर तुम बच्चा नहीं दे सकती तो फू फैमिली को छोड़कर चले जाओ, और वहां से चली जाती है। शाय ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और फू यांटिंग से कहने लगती है कि तुम अपने माँ को क्यों नहीं समझाते कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है। तो फू यांटिंग उसी पर ही गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया है कि अभी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, मुझे अपना बिजनेस
पढ़ाना है, ये बच्चे की जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। करंट में टैंगलिंग शाय को नीचा दिखाने के लिए कहने लगती है कि तुम्हें तो पता है कि फू आंटी कितना ज्यादा बिजी रहता है और मिसेस फू अब बूढ़ी हो गई हैं, तो तुम्हें इन्हें ट्रबल नहीं देना चाहिए। मिसेस फू भी कहने लगती है कि देखो टैंगलिंग कितनी ज्यादा होशियार है, काश ये मेरी बहू होती। शाय को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फू आंटी उससे पूछने लगता है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम टेन को अडॉप्ट करोगी या नहीं? तो शाय उससे कहने लगती है कि मैं भी तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ, क्या तुम खुद का बच्चा चाहते हो? फू यांटिंग उससे गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं कितना ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। शायद तो उससे गुस्से में कहने लगती है कि मैं थक गई हूँ तुम्हारे एक्सक्यूजेस से, तुम खुद ही डिसाइड कर लो तुम्हें अडॉप्ट करना है या नहीं। जिसे सुनकर फू यांटिंग एवी समझ लेता है कि शायद मान गई है और उसे गले लगाते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड और सॉफ्ट हार्टेड हो। शायद उसे खुद से दूर करती है और वहां से जाने लगती है और डिसाइड करती है कि अब मैंने तुम पर गिव अप कर दिया है, 3 दिन के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शायद वहां से जा रही थी तभी टैंगलिंग वहां पर पहुंच जाती है और कहने लगती है कि मैं अभी ही कंट्री में वापस आई हूँ, इसीलिए हम मिल नहीं पाए। और शाय को परेशान करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें लगता नहीं है कि टेंटन बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है और थोड़ी थोड़ी फू आंटी के जैसी, हम तो उसके रियल मॉम डैड लगते हैं। शायद उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है पर टैंगलिंग उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, क्या फू आंटिंग भी ऐसा ही है? शायद उसे कहने लगती है कि कुछ लोगों को सेकंड हैंड चीजें यूज करने का बहुत शौक होता है, तो हम उसे रोक नहीं सकते, जो दोबारा से रिसाइकल कर कर चीजों को यूज करना पसंद करते हैं। जो सुनकर टैंगलिंग समझ जाती है। वह कुछ कहती इतने में मिस्टर और मिसेस फू वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसे टैंगलिंग देख लेती है और सिंपैथी पाने के लिए नीचे गिरने का नाटक करती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे साई ने उसे धक्का दिया है, जिसे फू यांटिंग देख लेता है और फौरन उसके पास जाकर उसकी केयर करने लगता है। टैंगलिंग नाटक करते हुए कहने लगती है कि इसमें शाय की कोई गलती नहीं है, वह टेंटन से गुस्सा है, मैं बस उसे मनाने आई थी कि टेंटन बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। फू यांटिंग शाय पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि ये एक मर्डर केस बन सकता है, तुम ऐसे किसी को कैसे धक्का दे सकती हो, और फौरन उसको गोद में उठाकर ले जाता है। शायद ड्रिंक करते हुए अपने और फू यांटिंग की वेडिंग फोटो को देख रही थी और सोच रही थी कि उस टाइम पे वह कितना ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी। वह फू यांटिंग के दिए सारे गिफ्ट, ड्रेसेस और सारी यादें पकड़कर जला देती है, इवन उसके 5th एनिवर्सरी का नेकलेस भी जला देती है। वह वहां से जाने लगती है तभी वहां पर फू यांटिंग पहुंच जाता है और कहने लगता है कि तुम कहाँ थी? शाय कहने लगती है क्यों, तुम्हें डर लग रहा था कि मैं तुम्हें कहीं छोड़कर तो नहीं चलेगी? फू यांटिंग कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही थी क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा थी। शायद उससे डायरेक्टली पूछ लेती है क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तो फू यांटिंग कहने लगता है कि नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे से क्या छिपा सकते हैं। वह शाय के हाथ से बैग लेते हुए कहता है कि आखिर चल क्या रहा है? तो शाय कहने लगती है कि हमारे घर में बहुत ज्यादा कचरा हो गया था तो मैं इस बैग में उसे भरकर जलाने लेकर आई थी। फू यांटिंग कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम ये सब सर्वेंट को करने देना। तभी वहां पर टैंगलिंग लड़खड़ाते हुए पहुंच जाती है और कहने लगती है कि मुझे अकेले घर में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। शायद उसे कंफ्यूजन में देखती है तो फू यांटिंग कहने लगता है कि अब ये कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेगी और तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जिसे सुनकर शायद मना कर देती है तो फू यांटिंग उसे डांटते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से इसे चोट लगी है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही होगी। और टैंगलिंग और बैग को उठाकर वहां से ले जाता है। शायद उसे देखकर सोचने लगती है कि तुम हमेशा से ही घटिया थे, मैं ही पागल थी जिसने तुम्हें चुना। शायद किचन में थी तो टैंगलिंग उसे परेशान करने के लिए वहीं पहुंच जाती है और कहने लगती है कि मुझे तुम पर दया आ रही है। फू यांटिंग बस मुझ पर विश्वास करता है, चाहे तुम कुछ भी कहो। तो शाय कहने लगती है तो क्या हुआ, फिर भी मिसेस फू तो मैं ही हूँ, तुम बस उसकी बेड वार्मर हो। जिसे सुनकर टैंगलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उस पर हाथ उठाने ही वाली थी तभी फू यांटिंग वहां पहुंच जाता है। टैंगलिंग फिर से अपना नाटक स्टार्ट कर देती है कि मैंने शाय को पेन किलर लाने के लिए बोला, पर उसे लगा शायद मैं उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रही हूँ। फू यांटिंग दोबारा शाय पर भड़क जाता है और उसे पेन किलर लाने भेज देता है। टैंगलिंग शाय को दिखाने के लिए फू यांटिंग से बहुत ज्यादा टची होने लगती है और उससे कहने लगती है कि आज रात मैं पूरी तरीके से तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगी। फू यांटिंग भी हविष्यों की तरह उससे टची हो रहा था।
शाय पीछे से ये सब देख रही थी। उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कल मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, फिर भी तुम मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहे हो। और जोर से दवाई का डिब्बा फूई आंटी पर मारती है और गुस्से में कहती है कि कल मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तुम दोनों कंटिन्यू रखो, और वहां से चली जाती है। फूई आंटी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, तभी टैंगलिंग उसे रोक लेती है और सीड्यूस करते हुए कहने लगती है, आज हमारी वेडिंग नाइट है तो क्यों ना हम एक साथ रहें। मैं भी अकेले नहीं रहना चाहती और मैं तुम्हें फुली सेटिस्फाई कर दूंगी। और वो हफ्सी पिघल जाता है और टैंगलिंग को गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे शायद जा रही थी, तभी टैंगलिंग नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैंने चेस्टनट पॉरेज बनाया है, क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लो। तो शाही गुस्से में कहने लगती है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे इस घर की मालकिन हो। तो टैंगलिंग नाटक करते हुए फुई आंटिंग से कहने लगती है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, और उसे टेबल पर बैठा देती है और पॉरेज देती है। शायद पॉरेज देखकर सोचने लगती है कि हमारी शादी को 5 साल हो गए, फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे चेस्टनट से एलर्जी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा भी खाऊंगी तो उसी टाइम मर सकती हूँ। वह उन लोगों से कहने लगती है कि तुम ही लोग खाओ क्योंकि मुझे चेस्टनट से एलर्जी है। जिसे सुनकर टैंगलिंग नाटक करना स्टार्ट कर देती है और कहने लगती है कि मुझे लगता है शायद मुझसे अभी भी नाराज है। फुई आंटिंग बेवकूफों की तरह कहने लगता है, तुम थोड़ा सा खाकर मर नहीं जाओगी, टैंगलिंग सुबह से खाना बना रही है, तो ये मेरा ऑर्डर है और ये मेरा घर है, तो चुपचाप तुम्हें खाना ही पड़ेगा। शायद मना करती है तो फुई आंटिंग उसे जबरदस्ती पिला देता है और कहने लगता है कि देखो, तुम मरी नहीं, तुम बस नाटक कर रही हो, तुम्हें बस मेरे से लड़ाई करनी है। शाय की तबीयत खराब होने लगती है। फुई आंटिंग अभी भी उसे नाटक ही समझ रहा था। शाय कहने लगती है कि तुम हमेशा टैंगलिंग से ही शादी करना चाहते थे ना, तो मैंने तुम्हारा रास्ता खोल दिया है। और बेहोश हो जाती है, जो देखकर फुई आंटिंग परेशान हो जाता है। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है फुई आंटिंग बहुत ज्यादा परेशान था। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर निकलता है और फुई आंटिंग से कहने लगता है कि क्या आपको पता नहीं था कि इन्हें एलर्जी है, अगर थोड़ी देर और होती तो इनकी जान चली जाती। और वहां से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है शाय को होश आता है और वह अपने सामने फुई आंटिंग को देखकर उसे सुनाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे मरने का वेट कर रहे थे। फुई आंटिंग उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें चेस्टनट से एलर्जी है। तो शाय गुस्से में कहने लगती है, तो क्या क्या मैं नील डाउन होकर तुमसे माफी मांगू कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। तभी वहां पर टैंगलिंग पहुंच जाती है और अपना नाटक स्टार्ट कर देती है कि सब मेरी गलती है, फुई आंटिंग की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं माफी मांगती हूँ। शाय उसे देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फुई आंटिंग कहने लगता है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो रखा है, इसलिए तुमसे माफी मांगने आई है। और टैंगलिंग को ही कंफर्ट देने लगता है कि तुम रो मत, खुद पर ब्लेम मत लो, देखो शाय ठीक है। शाय को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कहने लगती है कि अगर तुम रो रही हो तो आंसू कहाँ पर है। टैंगलिंग फिर से नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम मुझसे गुस्सा हो ना, तो मुझे मार लो। और उसका हाथ पकड़कर खुद को मारने हुए प्रिटेंड करने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसने उसे जोर से धक्का देकर जमीन में फेंक दिया हो। फुई आंटी को तो दोबारा से अपनी मिस्ट्रेस के नाटक पर ही विश्वास होता है और वह शाय पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा चिंता कर रही थी और तुम इसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। टैंगलिंग नाटक करते हुए कहने लगती है कि सब मेरी ही गलती है, तुम दोनों लड़ो मत। फुई आंटिंग खुद को शांत करने के लिए दूर जाता है तो टैंगलिंग शाय के नजदीक जाकर कहने लगती है कि मैं अच्छे से जानती थी कि तुम्हें चेस्टनट से एलर्जी है, ये सब मेरा रचा हुआ गेम है, देखो तुम मरने वाली थी, अभी भी फुई आंटिंग को बस मुझ पर विश्वास है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, तुम पुलिस कंप्लेंट करना चाहती हो, पर तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। शाय को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जोर से टैंगलिंग को झटक देती है और उस पर टेबल पर पड़े सामान को फेंकने लगती है, जिसे देखकर फुई आंटिंग दोबारा शाय पर भड़क जाता है। शाय सोचने लगती है कि तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो, तुम अभी भी अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और का साथ दे रहे हो। फुई आंटिंग शाय को शांत करने के लिए कहने लगता है कि तुम ओमान से अपने फेवरेट स्टार को देखना चाहती थी ना, क्यों ना हम 10-10 के वेलकम पार्टी के बाद हम तीनों फैमिली मिलकर ओमान स्टार देखने जाएं। शाय को तो अपने नेम वाले स्टार की बात याद आ जाती है कि वह टूटने वाला है। वह सोचने लगती है कि मैंने उसे हमारे लव सिंबल के तौर पे समझा था, पर वह जल्द ही टूटने वाला है और हमारा रिश्ता भी। और कहने लगती है कि क्या तुम सच में ओमान मेरे साथ घूमना चाहते हो।
या इसके साथ। कोई आंटी कहने लगता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ, ये तो मेरी बस एक फ्रेंड है। तो टैंगलिंग भी नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, माना तुम इसे अपने से दूर फेंक रही हो। तो शाय गुस्से में कहती है तो तुम क्यों नहीं लपक लेती, तुम्हें तो सेकंड हैंड चीजों का बहुत ज्यादा शौक है ना। तो फोई आंटी गुस्से में कहने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, माना टेन टेन के अडॉप्शन के नाम पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखी हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम सारा ब्लेम टेन टेन पर डाल दो, यह इनोसेंट है। शायद दोबारा से उससे पूछती है तुम सच में मुझसे कुछ छिपा नहीं रहे हो ना, इसके और अपने रिलेशन के बारे में। फोई आंटिंग दोबारा से कवर करते हुए कहने लगता है कि नहीं, मैं हमारे रिलेशन के बारे में बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। तुम ना बहुत ज्यादा इमेजिन कर रही हो, आजकल तुम फ्री घर पर रहती हो ना, इसीलिए ऐसा करता है। जब भी मेरे पास क्वालिटी टाइम होगा तो मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। शाय को तो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वह सोचने लगती है कि तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो। टैंगलिंग भी बोलने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो कि फू आंटिंग की वाइफ हो, हर कोई मिसेस फू बनना चाहता है, इस बारे में तो मुझे तुमसे जेलसी होती है। तो शाय गुस्से में कहने लगती है तो तुम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं अपना लेती, तुम ही इससे शादी कर लो। फुई आंटिंग कहने लगता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। टैंगलिंग भी नाटक करते हुए कहने लगती है तुम अच्छा मजाक कर लेती हो, अगर मैं मिसेस फू होती तो मैं फुई आंटिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, ओवर थिंक भी नहीं करती, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं देती। फुई आंटिंग टैंगलिंग को चुप करवाते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। टैंगलिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मिसेस फू की पोजीशन तो मेरी ही बनकर रहेगी। फुई आंटिंग शाय के हाथ पर चोट देख लेता है और बड़े प्यार से उसके हाथ पर पट्टी लगाता है। तभी टैंगलिंग फुई आंटिंग से कहने लगती है कि आज तो तुम टेन टेन को अम्यूजियम पार्क ले जाने वाले थे ना। फुई आंटी को याद आता है और वह शाय से कहने लगता है कि कल टेन टेन की वेलकम पार्टी में मैं चाहता हूँ कि सारी अरेंजमेंट तुम करो और सबको ऐसा लगना चाहिए कि हमारी फैमिली कितनी ज्यादा हैप्पी फैमिली है, जिससे समाज में फू फैमिली की इज्जत बढ़े और हमारी कंपनी के स्टॉक बढ़े। जिसे सुनकर शाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इसमें भी ये अपना फायदा सोच रहा है, ये मुझे इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि मुझसे प्यार करता है, ये चाहता है कि मैं इसके कंपनी के स्टॉक्स बढ़ाने में काम आऊं। और गुस्से में फुई आंटिंग से कहने लगती है कि मेरे पापा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सोचते थे, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम्हें बस अपनी पड़ी है। तुम चाहते हो कि मैं मिसेस फू की पोजीशन संभालूं और तुम्हारे द्वारा दिए गए किसी और के बच्चे को पालूं। जिसे सुनकर फुई आंटिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह खींच कर शाय पर थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है कि टेन टेन हमारी बच्ची है, ना कि किसी और की, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम पूरी पार्टी को होस्ट करोगी और ये मेरा ऑर्डर है, और वहां से चला जाता है। टैंगलिंग तो ये सुनकर खुश हो जाती है कि मतलब तुम जानती हो कि टेन टेन मेरी बच्ची है। शाय कहने लगती है कि मेरे होते हुए ना तुम ना तुम्हारी वो लड़की फू फैमिली में एंटर कर सकती है। टैनली कहने लगती है कि शायद तुम बच्ची को हल्की में ले रही हो, तो चुपचाप खुद अपनी मर्जी से फू फैमिली से बाहर निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं। शाय कहने लगती है कि अगर मैं बाहर चली भी गई तो भी तुम्हारे मिसेस फू बनने के चांसेस 0 हैं। तो टैनली कहने लगती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है और वहां से मुस्कुराती हुई जाते हुए कहती है कि वेलकम पार्टी की तैयारी अच्छे से करना, क्या पता कल के दिन ही मैं मिसेस फू भी बन जाऊं। शाय सोचने लगती है कि तुम मुझसे तैयारी करवाना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस दिन को अनफॉरगेटेबल बना दूंगी। वहीं फुई आंटिंग परेशान हो रहा था कि मैं शाय पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। वह दोबारा शाय के पास जाने की कोशिश करता है, तभी टैंगली बीच में आ जाती है। फुई आंटिंग कहने लगता है कि मैंने शाय पर हाथ उठाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। तो टैंगली उसे रोक देती है और कहने लगती है कि मैंने शाय से बात कर ली है, तुम चिंता मत करो, अभी उसको रेस्ट करने दो, वह पेशेंट है। फोई आंटिंग उससे कहने लगता है कि हम मंडे को सिविल ब्यूरो जाकर डिवोर्स पेपर साइन कर लेंगे, मैं नहीं चाहता कि शाय को हमारे बारे में पता चले। तो टैनलिंग फौरन उसके गले लग जाती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, तुम्हें तो पता है ना कि टेन टेन को मदर की जरूरत है, ऐसे तो वो अकेली पड़ जाएगी। फोई आंटिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, मुझ पर कोई चालाकी काम नहीं करेगी, अगर मुझे थोड़ी सी भी गड़बड़ लगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टैंगलिंग उससे कहने लगती है कि ठीक है, इस मंडे को हम डिवोर्स ले लेंगे। फोई आंटिंग गुस्से में कहने लगता है कि डिवोर्स के बाद मुझसे और शाय से दूर रहना, अगर उसे कुछ भी किया ना तो देख लेना, और गुस्से में वहां से चला जाता है। टैंगलिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह गुस्से में अपनी और फुई आंटी की वीडियो शाय को भेज देती है। जैसे ही शाय उन दोनों की रोमांटिक वीडियो देखती है, वह मुस्कुराती हुई कहने लगती है थैंक यू टैंगलिंग,
मुझे इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट देने के लिए। वही सेक्रेटरी फुई आंटिंग को डिवोर्स पेपर देते हुए कहता है कि जब टैंगलिंग इस पर साइन कर देगी तो आप आराम से शाई से शादी कर सकते हो। फुई आंटिंग खुश हो जाता है कि ये सरप्राइज तो शाई को दूंगा तो वह बहुत ज्यादा खुश होगी। वही टैंगलिंग अपनी बेटी टेंटेन को उल्टा सुल्टा सिखा रही थी। टेंटेन कहने लगती है कि पर डैडी ने तो कहा था कि आंटी शाई को पता चल गया कि आप मेरी रियल मॉम हो तो वह मुझे घर नहीं आने देगी। टैनली वहां पर भी नाटक स्टार्ट कर देती है कि क्या तुम चाहती नहीं हो कि तुम्हारी मॉम डैड इकट्ठे रहें। तो टेंटन बेचारी को भी टैनली को बात माननी पड़ती है। वहीं शाई एक फोटोग्राफर के पास पहुंचती है और एक फोटो देते हुए एक बड़ा सा फ्रेम तैयार करने के लिए कहती है। तीनों कैरेक्टर्स ने वेलकम पार्टी के लिए अपने अपने सरप्राइज तैयार कर रखे थे। शाय वेलकम पार्टी की तैयारी कर रही थी। उसने फोटो फ्रेम भी हॉल में लगवा दिया था और साथ में कवर भी करवा दिया था और साथ में सर्वेंट को स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दे दी थी कि बिना मेरी इजाजत के ये खुलना नहीं चाहिए। तभी वहां पर टैनलिंग आ जाती है और सर्वेंट पर बड़ा एटीट्यूड जमाते हुए कहने लगती है कि टेंटेन को डस्ट से एलर्जी है तो तुम्हें पहले उसका रूम साफ करना चाहिए। सर्वेंट शाय की तरफ देखते हैं, वह हाँ में सर हिला देती है और वह लोग वहां से चले जाते हैं। शाय कहने लगती है कि मैं यहाँ की लेडी हूँ, तुम्हारा ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। टैनली कहने लगती है कि जल्दी मैं ये पोजीशन ले लूंगी। शाय उसे बाहर जाने के लिए कहती है। तभी टैंगलिंग की नजर उस फोटो फ्रेम के कवर पर पड़ जाती है। वह उसे देखने के लिए जाती है, तभी वहां पर मिसेस फू आ जाती है। टैंगलिंग अपना नाटक स्टार्ट कर देती है कि आज टेंटेन घर पर आने वाली है तो मैं यहाँ की तैयारी देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, पर शाय मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है। मिसेस वो शाय को सुनाने लगती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुमसे एक ग्रैंड चाइल्ड तो मुझे दिया नहीं गया, अब यहाँ से हमारे गेस्ट को भी बाहर निकालने में लगी हुई हो। शाय उसे ही कहने लगती है कि तुम अपने बच्चे से क्यों नहीं पूछती कि तुम्हें बच्चा क्यों नहीं मिला। मैं बेशक प्यार की वजह से यहाँ पर आई हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे ह्यूमिलेट करने का। मिसेस फू कहने लगती है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, हमारी फू फैमिली सुपीरियर है। तो शाय भी उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारी फू फैमिली हमारी शाय फैमिली की रहमो करम से जिंदा है, जिससे मॉम का ईगो हर्ट हो जाता है और वह उस पर हाथ उठाने लगती है। दोनों मधुमक्खियों की तरह शाय पर टूट पड़ते हैं। तभी वहां पर फुई आंटिंग आ जाता है और मॉम सब ब्लेम शाय पर लगा देती है। टैंगलिंग भी कहने लगती है कि मॉम ने इसे कुछ कह दिया, इससे वह नाराज हो गई और इसने उन पर अटैक कर दिया, जिसे सुनकर हमारे बेवकूफ राजा को गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगता है कि ये तुम्हारी भी मॉम है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। शाय माफी मांगने से मना कर देती है कि माना मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी फैमिली का पंचिंग बैग बन जाऊंगी। फुई आंटिंग कहने लगता है कि तुम्हें मिसेस फू होने का गुरूर है ना, अगर तुम नहीं होगी तो कोई और होगा। तो शाय भी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम बस एक पुअर गाय थे, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस मुकाम तक हमारी शाय फैमिली की वजह से आए हो। मेरे लिए मिसेस फू होना गर्व की बात नहीं है, बहुत शर्मनाक बात है। फुई आंटिंग कहने लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुम पार्टी स्टार्ट होने तक अपने रूम में ही रहोगी और शाय को वहां से भेज देता है। फिर दिखाया जाता है शाय अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसे कॉल आती है कि हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि आपका स्टार अभी टूट रहा है। वह बाहर देखती है जो टूट रहा था, उसे बहुत बुरा लगता है, पर कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी कि इस फेक मैरिज से आज मुझे छुटकारा मिल गया। पार्टी स्टार्ट होती है और फुई आंटिंग टेंटेन से सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और होस्टिंग की जगह पर टैंगलिंग को देखकर हैरान हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाय की जगह पर आने की, चुपचाप खड़ी रहो, कोई भी बेवकूफी मत करना। और सोचने लगता है कि शाय कहाँ गई। तभी केक भी आ जाता है। टेंटेन टैनली के प्लान के अकॉर्डिंग फुई आंटिंग और टैनली को सभी के सामने मॉम डैड कहती है। सभी गेस्ट तो हैरान हो जाते हैं और गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है कि टेंटेन टैनली की तरह दिखती है, जरूर वह उसकी मॉम होगी। पर मिसेस फू कहाँ पर है। फुई आंटिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह टैनली से कहने लगता है कि ये सब तुम्हारे करामात है ना। तो टैंगली बहुत ज्यादा इनोसेंट बनते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं शाय भी मौका देखकर फोटो फ्रेम का कवर खोल देती है, जिससे उन दोनों की इंटीमेशन की फोटो सबके सामने आ जाती है। गेट्स के बीच में गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है कि क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है, क्या टेंटेन इनकी एलिजिटिमेट चाइल्ड है।
सबके सामने फू फैमिली की इज्जत का फालूदा हो जाता है। फू आंटी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह सर्वेंट का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि ये फोटो कहाँ से आई। वह बताती है कि शाय ने ये फोटो यहाँ पर खुद रखवाई थी। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि बिना उनके परमिशन से ये फोटो नहीं खुलनी चाहिए। वह शाय को कॉल करने की कोशिश करता है पर कॉल नॉट रीचेबल बताता है। वह गुस्से में टैंगली का गला पकड़ लेता है कि ये फोटो शाय के पास कैसे आई। तो टैंगली कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, मेरा फोन कुछ दिन पहले खराब हो गया था तो मैंने रिपेयर के लिए दिया था। फूई आंटी खींच कर उसके थप्पड़ लगा देता है और कहने लगता है कि तुम ही शाय की जगह लेना चाहती थी ना, ये सब तुमने ही किया होगा। तभी मॉम बीच में आकर टैंगली का फेवर करने लगती है पर मिस्टर फू उसे कहने लगते हैं कि इसकी वजह से हमारी फू फैमिली की बदनामी हो रही है, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। मॉम पलटी मार लेती है और टैंगली को ही सुनाने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा बेशरम और लालची हो, ये सब तुमने ही किया होगा, और खींचकर उसके थप्पड़ मार देती है। इतनी बदनामी के बाद भी टैंगली हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। वहीं शाय और जाओ सीजिन शादी रजिस्टर करवा लेते हैं। सीजिन तो बहुत ज्यादा खुश था कि आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ही ली। वहीं फूई आंटी शाय को ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह शाय के रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई सामान नहीं है। तो वह सर्वेंट से पूछता है कि सारा सामान कहाँ गया। तो सर्वेंट बताती है कि वह सब तो मैडम ने जला दिया, उन्होंने इवन आपके दिए हुए रोजेस को भी जला दिया है। वह फौरन बैल्कनी में जाकर देखता है तो सारे रोजेस जले हुए थे। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये रोजेस फूई आंटी ने शाय को गिफ्ट दिए थे। शाय इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने प्यार की तरह इन्हें भी संभाल कर रखूंगी। फूई आंटी बहुत ज्यादा दुखी था कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। तभी दरवाजे की बेल बजती है और उसे लगता है कि शायद शाय वापस आ चुकी है पर वह देखता है कि दरवाजे पर टैंगलिंग है। वह फौरन फूई आंटी को गले लगा लेती है और कहने लगती है अब शायद जा चुकी है और मैं तुम्हारी लीगली वाइफ भी हूँ, अब हम साथ में रह सकते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ तो हम डिवोर्स नहीं देते। पर फूई आंटी गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी ही वजह से शायद मुझे छोड़कर चली गई, तुम मेरे करीब मत आना, और वहां से उसे जाने के लिए कहता है। ये सब सुनकर टैंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में जाती हुई कहती है कि जो तुमसे प्यार करता है तुम्हें उसकी कदर नहीं है, तुम हमेशा ऐसे ही अकेले रहोगे। फूई आंटी को शाय की बहुत याद आती है, उसके साथ बिताए हुए पलों को वह याद कर कर रो रहा था। वह शाय को कॉल करने की भी कोशिश करता है पर उसका कॉल नहीं मिलता, जिसे सुनकर वह और ज्यादा रोने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज एक बार वापस आ जाओ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वही सीजिन शाय को अपने घर ले आ जाता है। वह तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। वह उसे फीमेल स्लीपर और पजामा देता है जिसे देखकर शाय कंफ्यूज हो जाती है कि इसके घर में ये फीमेल कपड़े क्या कर रहे हैं, क्या ये इसके एक्स के हैं। और गुस्से में उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हो, अगर तुम मुझे ऐसे ही ह्यूमिलेट करना चाहते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, मुझे किसी और के वुमेन के कपड़े पहना रहे हो। सीजन उससे फौरन कहता है कि नहीं नहीं, ये किसी और के नहीं है, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाए हैं, मेरी पूरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई भी लड़की नहीं है। शाय उससे सॉरी मांगती है। तभी शाय का पैर फिसलता है और वह गिरने लगती है। सीजन उसे संभालने जाता है, वह भी उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और एक रोमांटिक सिचुएशन बन जाती है। तभी शाय को पीरियड्स हो जाते हैं जिसका ब्लड देखकर सीजन परेशान हो जाता है कि क्या तुम्हें चोट लग गई है, और उसे फौरन हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। तो शाय उसे बताती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पीरियड्स हो गए हैं। सीजन थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पैड्स खरीद कर लेकर आता हूँ, और वहां से चला जाता है। जो देखकर शाय बहुत ज्यादा टची फील करती है। उसे उस पल की याद आ जाती है जब वह फूई आंटी के साथ था और तब उसने फूई आंटी से कहा था कि तुम मेरे लिए पैड्स खरीद कर लेकर आ जाओ। तो फूई आंटी ने साफ साफ मना कर दिया कि क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट करवाना चाहती हो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अगर लोग मुझे देखेंगे तो वह क्या समझेंगे मेरे बारे में। शेजिन पैड्स खरीद कर घर पहुंचता है। उसने पूरी शॉप ही खरीद ली थी। उसे नहीं पता था कि शाय किस पैड में कंफर्टेबल फील करती है। शाय को बहुत अच्छा लगता है पर उसे डर भी लग रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में फूई आंटी भी बहुत अच्छा था। उसे डर था कि कहीं शीजिन भी बाद में वैसा ही ना बन जाए। शाय फ्रेश होने के लिए चली जाती है। शीजिन अपने मैरिज सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है जिसे वॉशरूम में शाय देख लेती है। उसे उस दिन की बात याद आ जाती है जब उसने फूई आंटी और अपने मैरिज सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और फूई आंटी से भी कहा था कि तुम इसे रीपोस्ट करो। तो फूई आंटी ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि मैं पब्लिक फिगर हूँ, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे भी वो फोटो डिलीट करवा दी थी। शायद सीजन के पास जाती है और कहने लगती है कि तुमने वो फोटो क्यों अपलोड की। सीजन कहने लगता है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैं डिलीट कर दूं। शायद तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फौरन उसके गले लग जाती है कि तुम मेरे लिए
इतना अच्छा क्यों कर रहे हो। दोनों एक अच्छे कपल बन जाते हैं। वही फूई आंटिंग ड्रंक था। वह सेक्रेटरी को शाय का मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए पूछता है कि पता करो कि शायद सिविल ब्यूरो गई थी। सेक्रेटरी पता करता है और फूई आंटिंग को बताता है कि हाँ मैडम अपना मैरिज सर्टिफिकेट रिप्लेस करने गई थी। फूई आंटिंग को सब कुछ पता चल जाता है। वह तो सदमे में ही आ जाता है कि मतलब शाय को सब कुछ पहले से ही पता था। उसने मुझे बहुत बार सब बताने का चांस दिया पर मैंने ही उसे लेट डाउन किया। मैं ही पागल था। पागल नहीं, माँ पागल था। सेक्रेटरी फूई आंटिंग को सजेशन देता है कि आप मैरिज रजिस्टर करवा लो और मैडम को सरप्राइज दो, वह जरूर मान जाएगी। फूई आंटिंग फौरन मान जाता है। तभी उसकी नजर एक मैगजीन पर पड़े नेकलेस पर पड़ती है। उसे याद आता है कि शाय को यह बहुत ज्यादा पसंद था पर उसने ये शाय को देने के बदले अपने एक क्लाइंट को दे दिया। वह अपनी गलती सुधारने के लिए उस नेकलेस को भी ऑर्डर कर लेता है। वहीं शाय अपनी वेडिंग ड्रेस की तैयारी कर रही थी। सीजन उसे 500 मिलियन का नेकलेस पहनाता है। शाय पहले तो एक्सेप्ट नहीं करती कि यह बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है पर सेजिन कहने लगता है तुमसे ज्यादा वर्ती कुछ भी नहीं है और उसे नेकलेस पहना देता है। शाय तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे उस पल की याद आ जाती है जब उसने फूई आंटी को नेकलेस खरीदने की बात की थी जो सिर्फ 5 मिलियन का था। वो भी फूई आंटिंग ने अपने फायदे के लिए अपने क्लाइंट को दे दिया था कि वह मुझे 100 मिलियन का बेनिफिट दे सकती है। शायद बहुत ज्यादा खुश थी। वही फूई आंटिंग तो पागल हो गया था। उसे हर लड़की में शाय दिख रही थी जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड उसे पीट रहे थे। वह पैसे भी ऑफर कर रहा था पर हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसे याद आती है जब उसका बिजनेस अच्छे से काम नहीं कर रहा था तब शाय थी जिसने उस पर भरोसा किया था और उसका साथ दिया था। फिर दिखाया जाता है फूई आंटिंग के बिजनेस के सीक्रेट लार्जेस्ट शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली थी। वेब कंपनी में आता है। जैसे ही फूई आंटिंग उसे देखता है वह तो हैरान हो जाता है क्योंकि वह और कोई नहीं शाय के फादर थे। वह उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारे लिए मेरी बेटी ने घर छोड़ा और तुमने उसके साथ ऐसे किया। तुम जो आज इतने सक्सेसफुल हो वह सब शाय की वजह से है। वह हमारे पास तुम्हारे लिए भीख मांगते हुए आई थी। तुम्हारी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। उसने ही हमें कन्विंस किया था कि हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करें पर तुम्हारी प्राइड के चक्कर में उसने हमें ये सब बताने के लिए भी मना कर दिया और मुझे एक सीक्रेट इन्वेस्टर बना दिया। ये सब सुनकर फूई आंटिंग हैरान हो जाता है कि मतलब शायद चुपके से मेरी मदद कर रही थी और मुझे लग रहा था कि ये सब मैं कमा रहा हूँ। वह फौरन उसके पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मैं शाय के बिना जिंदा नहीं रह सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर मिस्टर शाय उसकी एक भी बात नहीं सुनते और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वही सेक्रेटरी उसे एक और शॉकिंग न्यूज सुनाता है कि पैटर्निटी टेस्ट से पता चलता है कि टेन आपकी बेटी नहीं है जिसकी वजह से फूई आंटी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह फौरन टैंगलिन के पास पहुंचता है जो सपने देख रही थी कि अब शाय घर छोड़कर जा चुकी है। अब फू फैमिली के सभी एसेट्स मेरे और टेन के ही हैं। तभी वहां पर फूई आंटिंग पहुंच जाता है और खींचकर उसके थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तुम मुझे सच सच बताओ कि टेन किसकी बच्ची है। तो टैंगली इनोसेंट बनने की कोशिश करती है तो फूई आंटिंग उसे रिपोर्ट दिखाता है। टैंगलिंग के तो होश उड़ जाते हैं। फूई आंटिंग उससे कहने लगता है कि शाय को हमारी फोटो तुमने ही भेजी थी ना। टैंगली मना करती है तो फूई आंटिंग उसका फोन छीन कर उसे चेक करता है जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वह खींच कर उसके थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है तभी टैंगली कहने लगती है शाय ने किसी और आदमी के साथ शादी कर ली है। अब तुम्हारे प्यार का कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगी और उसके करीब जाने लगती है पर गुस्से में फूई आंटिंग उसे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी वजह से ही शाय मुझसे नाराज हुई है। शाय मुझसे बहुत प्यार करती है और अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि जितना शाय ने सफर किया है उसके 10 गुना ये सफर करनी चाहिए। बॉडीगार्ड टैंगली को उठाकर वहां से ले जाते हैं। फूई आंटिंग टेन को भी दोबारा ऑर्फनेज भिजवा देता है। सेक्रेटरी फूई आंटिंग से पूछता है कि क्या आप भी शाय को ढूंढना चाहते हैं। तो फूई आंटिंग कहने लगता है कि शाय मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। तुम उसे ढूंढना जारी रखो। वैसे भी हम दोनों स्टार देखने वाले थे और स्टार देखने के लिए चला जाता है। वह स्टार देखने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। वह तो बेचैन हो जाता है और फौरन कॉल कर पूछता है कि स्टार कहाँ गया।
लेडी बताती है कि वह तो 3 दिन पहले ही टूट गया, जिसे सुनकर फूई आंटिंग परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मैं और ज्यादा स्टार को बुक करना चाहता हूँ शाय के नाम से। लेडी बताती है कि अभी कोई भी स्टार अवेलेबल नहीं है, जिसे सुनकर फूई आंटिंग को बहुत गुस्सा आता है। वहीं शाय और सीजिन अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे, तभी शाय बेडरूम की तरफ कुछ लाने जाती है, तभी उसके हाथ सीजन की पर्सनल डायरी पड़ जाती है, जिसमें उसकी फोटो भी थी। वह उसे देखकर पढ़ने लगती है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि जब मैंने पहली बार शाय को देखा तभी मुझे उससे प्यार हो गया, फिर उसने हमारी शादी को भी तोड़ दिया। उसके बाद मॉम ने कई बार मेरी ब्लाइंड डेट अरेंज करने की कोशिश की, पर मैं अपनी लाइफ में शाय के सिवा किसी और को लाना नहीं चाहता था, तो मैं किसी भी ब्लाइंड डेट में नहीं गया। तभी 5 साल बाद अचानक से उसने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे सुनकर मैं तो 7वें आसमान में पहुंच गया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। ये सब पढ़कर शाय बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखें भर जाती है। वह सीजन के पास जाकर उसके गले लग जाती है कि मुझे अब जाकर समझ आया कि मेरे लिए बस तुम ही बने थे, और उसे किस कर कर वहां से चली जाती है। वही सीजन साथ में कुछ और भी प्लान कर रहा था। फिर दिखाया जाता है सेक्रेटरी फूई आंटी को जाकर बताता है कि एक मिस्टीरियस मैन कह रहा है कि वह शाय के बारे में कुछ जानता है, पर वह 100 मिलियन मांग रहा है। फूई आंटी कहता है कि उसे जो चाहिए दे दो। सेक्रेटरी उसे बताता है कि इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हमारी कंपनी ऑलमोस्ट बिक जाएगी। फूई आंटी कहने लगता है कि मुझे बस शाय चाहिए, अगर वो मुझे वापस मिल जाएगी तो शाय फैमिली खुद ब खुद हमें सपोर्ट करने लग जाएगी और मैं अपनी कंपनी दोबारा खरीद लूंगा। फिर दिखाया जाता है मार्समैन फूई आंटी के पास जाकर बताता है कि अभी शाय साउथ सीजन के पास है और उनके बीच एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। सुनने में आया है कि सीजन की शादी भी होने वाली है। वह शाय और सीजन की एक साथ वाली फोटो उसे देकर वहां से चला जाता है। फूई आंटी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये शाय को बहला फुसला रहा है और इसकी शादी भी होने वाली है। मैं इसकी शादी में जाकर इसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। वह वेडिंग वेन्यू में पहुंचता है, पर सिक्योरिटी उसे अंदर आने नहीं देती, तो वह वर्कर का गेटअप लेकर अंदर पहुंच जाता है। वहीं टैंगलिंग भी पहुंची हुई थी। उसे शाय की किस्मत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक के बाद तुम्हें दूसरा भी इतना अमीर आदमी मिल गया। देखो मैं ऐसे भटक रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं फूई आंटी सभी के सामने सीजन का असली चेहरा दिखाने की बात कर रहा था कि तुम्हारा अफेयर मेरी वाइफ के साथ चल रहा है और तुम्हारी शादी भी हो रही है। मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा और तुम्हारा असली चेहरा देखकर मेरी वाइफ मेरे पास वापस आ जाएगी। ये सुनकर सीजन उस पर हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरी वाइफ कौन है। तभी शाय की एंट्री होती है। फूई आंटी तो हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाय भी सीजन से पूछने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो सीजन उसे एक फाइल देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, इसमें फूई आंटी के कंपनी के सारे शेयर्स हैं, ये सिर्फ तुम ही डिजर्व करती हो, ये सब तुम्हारा है। शाय उन सभी शेयर्स को डोनेट कर देती है कि मुझे इस इंसान का कुछ भी अपने पास नहीं चाहिए। फूई आंटी को तो अब जाकर समझ आता है कि मिस्टीरियस मैन और कोई नहीं सीजन था। वह कहने लगता है कि तुमने मुझे फंसाया। सीजन उससे कहता है कि तुमने शाय को हर्ट किया है तो तुम यही डिजर्व करते हो। फूई आंटी शाय से माफी मांगने लगता है कि प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैंने सब कुछ खो दिया, अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, देखना मैं इस बार कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा। तो शाय उसे मना कर देती है कि मैं एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। शाय और सीजन दोनों ही फूई आंटी के सामने शादी कर लेते हैं। फूई आंटी भी मान जाता है कि शायद मैं उसके बिल्कुल भी लायक नहीं था। फिर दिखाया जाता है सीजन और शाय बैठे हुए थे, तभी वहां पर टैंगलिंग पहुंच जाती है और शाय को सुनाने लगती है कि तुम्हारे तो मजे हैं। वह फूई आंटी सभी चीजों का दोष मुझ पर लगा रहा है और मुझे ह्यूमिलेट कर रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बैंक भी सारे बंद हो चुके हैं, मैं यहाँ पर भटक रही हूँ, और नाइफ से शाय पर अटैक कर देती है। तभी सीजन बीच पर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। उनके पानी में पहले ही टैंगली ने मेडिसिन मिला दी थी। वह शाय पर दोबारा से नाइफ से अटैक करने की कोशिश करती है कि बेशक फूई आंटी ने तुमसे प्यार किया है और तुम पर गिव अप कर दिया है, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इससे पहले नाइट शाय को लगता सीजन बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। वह दोबारा से शाय पर अटैक करती है।
तभी वहां पर फू यांटिंग भी पहुंच जाता है और शाय को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और उसे भी नाइफ लग जाती है। टैंगली आगे कुछ करती तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर पहुंच जाते हैं और टैंगली को पकड़कर ले जाते हैं। शाय को तो बस सीजन की ही चिंता हो रही थी, वह फौरन उसके पास जाती है और उससे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। तभी फू यांटिंग शाय से माफी मांगने लगता है तो शाय कहने लगती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, अब हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया है, अब हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। और सीजिन को वहां से ले जाती है। फू यांटिंग वहीं पर दम तोड़ते हुए सोचने लगता है कि लोगों को सब कुछ खोने के बाद ही क्यों समझ आता है, क्या वह सच में रिग्रेट फील करते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक